प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 10 में वर्णित कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित पहली कविता जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। छोटा मेरा खेत शीर्षक रचना और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख, इन दोनों ही कविताओं को हमने वीडियो भाग 1 में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इनका भावार्थ समझ लिया है, इनका अर्थ ग्रहण कर लिया है। तो आइए आज हम छोटा मेरा खेत तथा बगुलों के पंख इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, कविता के साथ छोटे चौकों ने खेत को कागज का पन्ना कहने का क्या अर्थ निहित है। कवि ने कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत कहा है, तो इसमें क्या अर्थ निहित है। कवि ने चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहा है। इस रूपक के माध्यम से कवि ने कृषि कर्म को कृषि कर्म के समान बताया है। कवि कर्म का आशय है कविता करने का जो कार्य है उस कार्य को खेती करने के कार्य के समान बताया है। जिस प्रकार किसान अपने खेत को जोतता है, उसमें बीज बोता है, उसको विभिन्न प्रकार के खाद पानी और इत्यादि से सिंचित करता है, उसके पश्चात उसकी फसल पक करके तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने हृदय में उमड़े घुमड़े हुए आए हुए भावों में से किसी क्षण किसी महत्वपूर्ण विचार को कागज पर उकेरता है, कागज पर शब्द रूपी बीज बोता है और कल्पना के रसायनों से उस शब्द रूपी बीज को पोषित करता है। और वह जो शब्द रूपी बीज है वह पुष्पित पल्लवित और फलित होकर के इस प्रकार का हो जाता है कि उसमें काव्य सौंदर्य, काव्य रस, आत्मिक रस और अमृत रस से वह लबालब हो जाता है। इस प्रकार कवि ने चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहा है। इस रूपक के माध्यम से कवि ने कवि कर्म को कृषि कर्म के समान बताया है। कागज भी खेत जैसा ही चौकोर है। खेत में किसान बीज बो देता है और यह बीज अंकुरित हो जाता है, बीज गल जाता है, अपने आप को समाप्त कर देता है और अपने आप को समाप्त करने के बाद में एक नया जीवन उस बीज में से प्रकट होता है, एक नए जीवन की सर्जना उस बीज में से होती है और जो अंकुरित होकर पल्लवित और पुष्पित होता है, फलित होता है। कवि भी किसी भावावेश में अपने विचारों के बीजों को कागज पर अंकित करता है। कवि भी अपने हृदय के भावों को भावावेश में आए हुए बहुत सारे भावों में से किसी महत्वपूर्ण भाव को वह शब्द रूप में कागज पर बो देता है, कागज पर अंकित कर देता है और इस प्रकार भाव ही धीरे धीरे एक काव्य रचना का स्वरूप ग्रहण करते हैं। वह शब्द रूपी उस बीज को जब कल्पना रूपी रसायनों से सींचता है तो वह शब्द रूपी बीज पुष्पित पल्लवित होकर एक बेहतरीन काव्य रचना के रूप में हमारे समक्ष आता है। पाठक उसके रस से अनंत समय तक आनंदित होते रहते हैं और इस प्रकार से जो काव्य तैयार होता है, जो काव्य की रचना होती है जिसमें छंद, अलंकार और विभिन्न प्रकार के रस उसमें समाहित हो जाते हैं और वह काव्य पाठकों को, श्रोताओं को युगों युगों तक काव्यानंद से, काव्य के आनंद से भर देता है और इस प्रकार से यह जो काव्य रचना होती है यह अनंत काल तक जीवित रहकर लोगों को आनंदित करती है। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। काव्य रचना के संदर्भ में अंधड़ किसे कहा है और बीज किसे कहा गया है। रचना के संदर्भ में अंधड़ कवि के मन में उठने वाले विचारों के भावों को कहा गया है। उठने वाले विचारों और भावों का जो तीव्रतम वेग होता है जिसे कवि ने अंधड़ कहा है। कवि के मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, बहुत सारे विचारों का आना जाना और उनका प्रबलतम वेग इस प्रकार का होता है कि उनमें से किसी एक महत्वपूर्ण और
खास विचार को कवि जब पकड़कर शब्द रूप में कागज पर उकेर देता है तो वही शब्द रूपी बीज एक बेहतरीन रचना का आधार बन जाता है। इसी मानसिक अवस्था में कवि काव्य की रचना करता है। बीज किसी रचना का आधार बनने वाले वे भाव होते हैं जो बाद में अभिव्यक्ति का स्वरूप धारण करते हैं। उन्हीं शब्द रूपी बीजों से काव्य रचना तैयार होती है और यह काव्य रचना अलौकिक रस से भरी होती है, अमृत रस से भरी होती है, भाव और सौंदर्य से भरी होती है और यह युगों युगों तक पाठकों को, श्रोताओं को आनंदित करती रहती है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इशारा किया है? रस का अक्षय पात्र, इस बात को कहकर कवि ने किस बात की ओर इशारा किया है? संसार में कृषि उत्पादन उपभोग करने पर एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाते हैं। किसान ने अपने खेत में जो अन्न उगाया वह अन्न उपभोग करने के बाद, एक बार उपभोग करने के बाद पेट की अग्नि शांत कर देता है और उसके पश्चात वह समाप्त हो जाता है। किसान के द्वारा उगाया हुआ अन्न उपभोग करने के बाद में समाप्त हो जाता है, उसे फिर उगाया जाता है और फिर उसको प्राप्त करके फिर उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर काव्य रस के बारे में और कविता के काव्य रस के बारे में और काव्य रचना के बारे में बताया जाता है कि इसका रस अनंत होता है और यह रस सभी कालों में और देशों में लोगों को आनंदित करता रहता है, लोगों को काव्यानंद से भर देता है, लोगों के मन मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति कर देता है। किसान द्वारा उगाया हुआ अन्न तो शारीरिक रूप से पोषण देता है, लेकिन कवि द्वारा तैयार की गई काव्य रचना व्यक्ति को मन मस्तिष्क और हृदय में आनंद से भर देती है। इस प्रकार एक साहित्यिक रचना एक ऐसा बर्तन कहा गया है, अक्षय पात्र रूपी बर्तन कहा गया है, जिसमें भरे हुए पदार्थ यानी रस का, काव्य रस का कभी क्षय नहीं होता। उस अक्षय पात्र रूपी उस पात्र से जो रस भरा हुआ है, काव्य रस भरा हुआ है, वह रस अलौकिक रस है, वह रस अमृत रस है और इस रस से, इस काव्यानंद रूपी रस से पाठक और श्रोता सदैव आनंदित होते रहते हैं। व्याख्या कीजिए। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्द के अंकुर फूटे, कवि ने अपने हृदय में आए हुए विचारों में से एक महत्वपूर्ण विचार को किसी क्षण में कागज पर रोप दिया। जो विचार आया उस विचार रूपी शब्द का रोपण कागज पर कवि द्वारा कर दिया गया और उसे रसायन से, कल्पना के रसायन से उसको सींचा गया। जब कल्पना रूपी रसायन से उसको सींचा गया तो उस शब्द रूपी बीज में अंकुरण हुआ, उसके पत्ते फूटे और उसमें से शब्द के अंकुर फूट गए और उसके पश्चात जब उसको पुष्पित, उसको और अधिक कल्पना रूपी रसायनों से उसको उस पर और कल्पना रूपी रसायन उसमें जब डाले गए तो वह पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ और इस प्रकार फूलों से, फलों से भरकर वह नमित हो गया। नमित का आशय होता है झुक गया। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। कवि को आभास होता है कि वह जिस कागज पर लिख रहा है वह उसका छोटा चौकोर खेत जैसा ही है। भावों की आंधी आने पर किसी क्षण विचारों का बीज, किसी महत्वपूर्ण क्षण में विचारों का बीज उस कागज पर बो दिया गया। कवि की कल्पना रूपी रसायन के संयोग से, कवि की कल्पनाओं का जो रसायन है उसके संयोग से विचारों का बीज गलकर अब शब्दों में नया सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, नई चमक उत्पन्न हुई है, नया भाव उत्पन्न हुआ है और शब्दों के कोमल अंकुरों के रूप में अब काव्य रचना आगे पुष्पित, पल्लवित होने लगी है, विकसित होने लगी है। एक पौधे के रूप में विकसित होकर वे अब नए नए पत्तों और फूलों से लद गए हैं, यानी कविता में भाव सौंदर्य आ गया है। कविता में बहुत सारा भावों का सौंदर्य, विचारों का सौंदर्य आ गया है। अलंकार, रस और छंद से ये काव्य
पूर्ण हो गया है। इनके भार से डालियां नीचे की ओर झुक गई है। और इस प्रकार से ये जो कविता है यह पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित होकर के फलित होकर के नीचे की तरफ झुक गई है। व्याख्या करें। रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की। कवि ने किसी क्षण अपने हृदय के विचारों में से एक महत्वपूर्ण विचार को, शब्द रूपी विचार को कागज पर रोप दिया। रोपाई कहते हैं एक स्थान से पौधे का, जहां से कोई पौधा बीज से तैयार होता है, उसके पश्चात उस पौधे को उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर रोप दिया जाता है, उसे रोपाई कहते हैं। कवि के हृदय में जो भाव आया, उस भाव को वहां से उठाकर कवि ने शब्द रूपी इस बीज को का रोपण कागज के पन्ने पर कर दिया और उसे कल्पना के रसायनों से सींचा, और इस प्रकार से वह शब्द रूपी बीज पुष्पित पल्लवित और फलित हुआ और एक बेहतरीन काव्य रचना बनी। और ऐसी काव्य रचना बनी कि जिसकी कटाई अनंत काल तक करते रहो, अनंत काल तक उसका आनंद लेते रहो, फिर भी उसका रस कम नहीं होता। अनंत काल तक वह पाठकों को आनंदित करता रहता है, अपना काव्य रस बांटता रहता है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। इस काव्य रस को जितना बांटा जाता है उतना ही अधिक आनंद का प्रसार होता है, उतना ही अधिक आनंद से लोग सरोबार होकर के अपने आप को बहुत अधिक आनंदित महसूस करते हैं। पेड़ पर फूल आने के बाद वह रस भरे फलों से लद जाता है, उसका रस अमृत के समान होता है। उस बीज को किसी एक समय में रोपा गया था, जो अब फसल पैदा हुई है उसे बार बार काटने पर भी वह कम नहीं होती। कौन सी फसल पैदा हुई है? बेहतरीन काव्य रचना रूपी फसल पैदा हुई है, जिसको बार बार काटने पर भी वह कम नहीं होती। उस काव्य रचना में जो रस है, जो सौंदर्य है, जो भाव है, जो विचार है, वह युगों युगों तक रहने वाला है। जब कवि के मनोभाव कविता के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो उस काव्य की सरसता सभी को आनंदित करने लगती है। कविता से मिलने वाले इस रस का स्रोत कभी सूखता नहीं है। कविता से, काव्य रचना से मिलने वाला यह रस अलौकिक रस माना गया है, दिव्य रस माना गया है, अमृत रस माना गया है, संजीवनी देने वाला रस माना गया है, काव्यानंद देने वाला रस माना गया है, जो पाठकों को आनंद प्रदान करता है। रस की धारा अनवरत बहती रहती है और काव्य के इस रस को जितना भी बांटा जाता है, यह रस में, आनंद में बढ़ोतरी ही करता रहता है। ये उतना ही बढ़ता है तथा लोगों को आनंदित करता रहता है। छोटा मेरा ये छोटा चौकोर खेत रस से भरा हुआ ऐसा अक्षय पात्र रूपी बर्तन है, जिसमें भरा रस कभी सूखता नहीं है, और इस रस को जितना भी बांटा जाए उतना ही ज्यादा आनंद का प्रसार होगा। कविता के आसपास शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों को, चित्रों को, ध्वनि योजना को अथवा रूप रस गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है, हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है रूप रस गंध को, किसी भी दृश्य को, किसी भी चित्र को, किसी ध्वनि योजना को और रूप रस गंध को जब कवि हमारे मन मस्तिष्क में जीवंत कर देता है, जैसे ही शब्द बोले जाएं और हमारे मन मस्तिष्क में उससे संबंधित चित्र जीवंत हो उठे, उसे हम बिंब कहते हैं। और इस प्रकार का जो कार्य होता है काव्य रचना में, उसे बिंब का निर्माण करना कहते हैं। तो इस आधार पर प्रस्तुत कविता में बिंबों की खोज कीजिए, कौन कौन से बिंबों का प्रयोग इस कविता में हुआ है। इस कविता में जो पहली कविता है, जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत, इसमें बहुत सारे बिंब हमें देखने को मिलते हैं। छोटा मेरा खेत, कागज का एक पन्ना, बीज गल गया निशेष, बीज गल गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से समर्पित हो गया और अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब शेष बचा है तो एक नया जीवन का सृजन। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल, रस
अलौकिक, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। जैसे ही हम इन शब्दों को बोलते हैं, झूमने लगे फल, तो हमारे मन मस्तिष्क में झूमते हुए फल, डाली पर लदे हुए फल और वो झूमते हुए फलों का चित्र जीवंत हो उठता है, साकार हो उठता है। रस अलौकिक, रोपाई क्षण की, जिस प्रकार हम बोलते हैं रोपाई क्षण की, तो हमारे मन मस्तिष्क में फसल को रोपने की जो प्रक्रिया होती है उसका जो चित्र होता है वह जीवंत हो उठता है। रस का अक्षय पात्र, मेरा छोटा खेत चौकोना। इस प्रकार इन पंक्तियों में बिंब की रचना हुई है। दूसरी जो कविता हमने पढ़ी, बगुलों के पंख, उसमें नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख। जैसे ही हम ये बोलते हैं या ये पढ़ते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में आकाश में उड़ते हुए सफ़ेद रंग के बगुले पंक्तिबद्ध रूप से हमें हमारे कल्पना में जीवंत हो उठते हैं, साकार हो उठते हैं। ऊपर काली काली कजरारे बादलों की घटा छाई है और उनके नीचे सफ़ेद पंखों वाले बगुले पंक्तिबद्ध होकर के उड़ते हुए आकाश का अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे होते हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। यहाँ पर सांझ का मानवीकरण कर दिया गया है। सांझ की सतेज छाया, तेज से भरी हुई सफ़ेद रंग की, धवल और शुभ्र रंग की, जिस प्रकार से सांझ की छाया हो, ठीक उसी प्रकार से बगुलों के सफ़ेद, शुभ्र और धवल पंख की आपस के अंदर तुलना की गई है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। तो इस प्रकार से इनमें ये बिंब हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है, और इस कविता में रूपक का चुनाव करो। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। जिसके साथ उपमा दी जाए, उपमेय की जिसके साथ उपमा दी जाती है वह उपमान कहलाता है। और इस प्रकार की स्थिति होने पर हमें काव्य में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। तो इस कविता में रूपक का चुनाव कीजिए। इस प्रश्न में जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है, और इस कविता में से रूपक का चुनाव करना है। उपमेय उपमान के अभेद आरोप को रूपक कहते हैं। इस कविता यानी छोटा मेरा खेत में कागज के पन्नों पर चौकोना खेत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। कविता में रूपक के अन्य उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कल्पना के रसायन, कल्पना रूपी रसायन, शब्द के अंकुर, शब्द रूपी अंकुर, रस का अक्षय पात्र, बगुलों के पंख, तैरती सांझ की सतेज काया इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 10 उमाशंकर जोशी कृत छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, इन कविताओं से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि अभ्यास प्रश्न हल करते समय आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में अवश्य अंकित कर लिया करें, जिससे आपकी पढ़ाई और अधिक मजबूत हो सके। आगामी वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष